हे एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह, रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के अंदर, जो डील करता है ब्लॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आ गया। वो काफी परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, सर जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो ऐसा लगता है कि जीएसटी ऑफिसर्स ने नेगेटिवली ब्लॉक कर दिया है, मतलब उसमें जो बैलेंस है वो नेगेटिव में शो हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप फिलहाल तो कुछ ना करें, जस्ट मेंटेन ये कूल एंड काम। तो ऐसा मैंने उनसे क्यों कहा, इस बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो जीएसटी ऑफिसर्स किसी भी टैक्स पेयर के ईसीएल को या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को नेगेटिवली ब्लॉक करते हैं, वो पावर उन्हें कहाँ से आता है, वो कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ है, प्रोविजन ऑफ लॉ है जो डील करता है इस ब्लॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसके बाद हम डिस्कस ये भी करेंगे कि अक्रॉस द कंट्री इंडिया में वेरियस हाई कोर्ट्स, कर्नाटका हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनका इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर उनका क्या जजमेंट रहा है। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे आगे, और ये भी देखेंगे कि अगर किसी टैक्स पेयर के साथ ऐसा हो जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू ऑन माय स्क्रीन। वेलकम बैक ऑन माय स्क्रीन। जी हम बात कर रहे थे रूल 86A ऑफ द CGST रूल्स 2017 के बारे में। यही वो प्रोविजन ऑफ लॉ है जिसका सहारा लेकर के जो टैक्स ऑफिसर्स हैं या जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं, तो किसी भी टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को या तो ब्लॉक कर देते हैं या नेगेटिवली ब्लॉक कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो प्रोविजन ऑफ लॉ है रूल 86A, ये बेसिकली क्या कहता है। तो इसकी हेडिंग जैसा हेडिंग क्या है इसका, कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये हालांकि बात करता है कंडीशंस ऑफ यूज की, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन का, इस पर्टिकुलर रूल का इस्तेमाल किया जाता है टू ब्लॉक दी क्रेडिट ऑफ दी टैक्स पेयर्स। इसके क्या क्या कंडीशंस हैं, ये किन किन केसेस में जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो इस पर्टिकुलर रूल को इन्वोक करते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये कमिश्नर या उनके नीचे के कोई भी ऑफिसर इसको कमिश्नर ऑथोराइज करते हैं, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर, अगर उनके पास रीजंस टू बिलीव है कि जो भी टैक्स जो क्रेडिट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो या तो फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड है या फिर इनएलिजिबल है। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं कि वो जो ईसीएल है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, ताकि उस ईसीएल में जो भी अवेलेबल क्रेडिट है, आईटीसी है, उसको टैक्स पेयर यूज ना कर पाए, डेबिट ना कर पाए। इसके कंडीशंस क्या क्या है कि द कमिश्नर या जो ऑफिसर्स हैं दे मस्ट हैव रीजंस टू बिलीव, मतलब उनके पास ये रिकॉर्ड्स में ये पक्का सबूत होना चाहिए, ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जो कि उनको मजबूर करते हैं ये इस बात को कंक्लूड करने में कि यस ये जो भी आईटीसी है टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो या तो फ्रॉडुलेंट है या फिर इनएलिजिबल है। और ये जो आईटीसी आई है, आईटीसी किसी भी, जैसा आपको पता है कि किसी भी टैक्स पेयर के ईसीएल में आईटीसी कब आती है, जब उसका सप्लायर जो है उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर का वो अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करता है और अपने इनवॉइस को अपलोड करता है टोटल के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली जो रिसिपिएंट है उसके 2A में और 2B में वो जो पर्टिकुलर आईटीसी है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। तो अभी क्या होता है कि अगर ये कमिश्नर को या किसी जीएसटी ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ये लगता है कि ये जो आईटीसी किसी टैक्स पेयर के 2A या 2B में है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, वो ऑन द बेसिस ऑफ बोगस टैक्स इनवॉइस है या बोगस डेबिट नोट्स है, मतलब फेक इनवॉइस के बेसिस पर है, और वो इशू किया गया है ऐसे सप्लायर से जो कि या तो नॉन एग्जिस्टेंट है पहली बात, या सेकेंडली उसका जो नॉन प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से इस बिजनेस के लिए उसको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ था वहां से वो बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा है। इन दिस 2 केसेस ये दे फॉर्म अ रीजन टू बिलीव कि ये जो टैक्स इनवॉइस है ये फ्रॉडुलेंट है और इनएलिजिबल आईटीसी के लिए। या दूसरा क्या है कि विदाउट रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, मतलब ये जो आईटीसी के पास आई है वो बिना किसी गुड्स या सप्लाई के, गुड्स या सर्विस के सप्लाई के आई है। इट हैज कम विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज वंस अगेन फेक इनवॉइस की बात हम कर रहे हैं। नंबर 3 कि उसमें जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया था दैट हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, मतलब जो आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया था और जो टैक्स कलेक्ट किया गया था that has not been paid to the government. Next is जो registered person है, जो टैक्स पेयर है, he is found to be non-existent, मतलब जो टैक्स पेयर है वो या तो non-existent है या अपने known place of address operation है वहां से वो काम नहीं कर रहा है। और the registered person availing ITC is not in possession of tax invoice or debit note or any other document prescribed under Rule 36,
और उसके पास ना तो टैक्स इनवॉइस है, ना डेबिट नोट है, या और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इन सारे केसेस में क्या होता है, जो कमिश्नर या उनके ऑथराइजेशन के बाद जो भी ऑफिसर हैं, टू बी रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उनको एक राइटिंग में रीजंस लिखने पड़ेंगे, और उसको लिखने के बाद वो दे ब्लॉक द क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेयर। मतलब वहां से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से they do not allow the debit of any ITC equivalent to such amount which they feel is improper। तो ये बेसिकली बात हो रही है रूल 86A की, जिसका सहारा लेकर के जीएसटी ऑफिसर जो है वो ब्लॉक कर देते हैं ITC किसी भी टैक्स पेयर का। हालांकि इसमें कंडीशंस क्या क्या है कि पहली बात कि रीजंस टू बिलीव होना चाहिए काफी स्ट्रॉन्ग। सेकेंडली दे शुड हैव रिकॉर्डेड द रीजंस फॉर डूइंग सो, जो कि ये क्या है, रूल 86 से काफी एट्रोशियस प्रोविजन ऑफ लॉ है, जो कि आप किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हो। जीएसटी में ITC इज एज गुड एज करेंसी, मतलब ये पैसे की तरह ही है। जब आप उस पैसे को ब्लॉक कर ले रहे हो या नेगेटिवली ब्लॉक कर रहे हो, सो इस तरह की चीजें जो है ये करने के पहले डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स शुड मस्ट हैव रीजंस टू बिलीव। और सेकेंडली इनको जो भी रीजंस टू बिलीव है उसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस ECL को ब्लॉक कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या है कि जब कमिश्नर या उनके ऑफिसर जो ऑथराइज्ड हैं, अगर उन्हें लगता है कि ठीक है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, देन दे कैन रिमूव द ब्लॉक ऑन द ECL। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने ब्लॉक को रिमूव नहीं किया, देन इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर। ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ब्लॉक है ECL के ऊपर, वो 1 साल तक रहता है, और 1 साल बाद ऑटोमेटिकली पोर्टल उसको अनब्लॉक कर देती है। तो ये था रूल 86A ऑफ द CGST रूल 2017, जो की बात करता है ब्लॉकिंग ऑफ ECL इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द टैक्स पेयर। अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि भाई जो हमारे हाई कोर्ट्स का और कोर्ट्स का इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है, क्या जजमेंट है, एंड देन वी विल कंक्लूड द वीडियो एंड विल टेल द टैक्स पेयर हाउ टू व्हाट टू डू इन केस देयर ECL इज ब्लॉक्ड। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो रूल 86A है उसको मिसयूज कर रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, और जिसके कारण जो टैक्स पेयर्स हैं उनको काफी मुसीबतों का, परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो अभी होता ये है कि ये जो रूल 86A है काफी ड्रैकोनियन प्रोविजन ऑफ लॉ है। जब आप किसी भी बंदे, किसी भी टैक्स पेयर के जो आपका बैंक अकाउंट है या जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो उसको इम्पैक्ट कर रहे हो, उसको ब्लॉक कर रहे हो, तो उसका पूरा बिजनेस इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये कभी भी लेजिस्लेचर का इंटेंशन नहीं था कि बिजनेस को खत्म कर दिया जाए। तो ये पावर एक ऐसा पावर है जो कि ठीक से यूज नहीं किया जाए तो इसके काफी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, डिफरेंट हाई कोर्ट, उनका इस बारे में जो डिसीजन रहा है, जो सेंटिमेंट्स रहा है, दैट हैज बीन प्रो टैक्स पेयर, प्रो बिजनेस। डिपार्टमेंट ने हर केस में जो भी हाई कोर्ट में गया है इस बात का प्ले लिया है कि रूल 86A जो है it has never said anything about giving the person hearing to the taxpayer। तो इस पे कोर्ट का ये कहना है कि भाई ठीक है, इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपको PH देना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि आपको PH नहीं देना होगा। सो यू आर GST ऑफिसर्स, यू आर द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो यू मस्ट यूज योर कॉन्शियंस एंड माइंड प्रॉपरली। यू मस्ट हैव रीजंस टू बिलीव कि एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसा है कि वो वारंट करता है कि आप किसी भी टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करें, या आप हर एक केस में इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे एक पर्टिकुलर केस गया था कर्नाटक हाई कोर्ट में, K9 इंटरप्राइजेस। इस केस में क्या हुआ था कि गोवा में कुछ जीएसटी के ऑफिसर्स ने किसी प्लेस का पर्सनल वेरिफिकेशन किया और वहां पर उन्होंने पाया कि जो भी पर्सन है, जो सप्लायर, ही वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट एट हिज नोन प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उन्होंने ये PV रिपोर्ट दे दिया, अपना विजिट का रिपोर्ट दे दिया कर्नाटका में। तो कर्नाटका जीएसटी ने क्या किया कि ये जो सप्लायर था, इसके जितने रेसिपिएंट्स हैं उनको उन्होंने लेटर लिखा और उसको इन्होंने उसके बेसिस पे ये बोला कि भाई आप लोग के पास ये जो टैक्स इनवॉइस आया था इस पर्टिकुलर गोवा के टैक्स पेयर के थ्रू, वो बोगस था, फेक था। तो इस बारे में सुप्रीम कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले यह बोला कि इन्वोक करने के पहले आपको एक PH देना चाहिए था, क्योंकि आप इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हो किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में। तो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस PNJ के हिसाब से ये बिल्कुल बनता है कि आप कम से कम बताएं टैक्स पेयर को कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये एक्शन लेने जा रहे हैं, तुम्हें क्या कहना है। क्योंकि एक बार आपने ब्लॉक कर दिया उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी बोरोड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मत जाओ। आपका जो रीजन टू बिलीव आता है 86A में, दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बोरोड सेटिस्फैक्शन, कि किसी और जगह के ऑफिसर ने पर्सनल विजिट पे गए और रिपोर्ट दिया, उसके बेसिस से आपने ECL को ब्लॉक कर दिया।
आपको खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा एंड फाइंड आउट करके एक रीजनेबल बिलीव बनाना, यस ये जो बंदा एक्चुअली फेक इनवॉइस में डील कर रहा है। अदरवाइज सिंपली आप यू कैन नॉट इन्वोक दिस प्रोविजन व्हिच इज सो ड्रैकोनियन। और अगर आपने ये करना भी है तो प्री डिसीजनल पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी आपको डिसीजन लेने के पहले। सो बेस्ड ऑन दिस द ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो ब्लॉक किया गया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर K9 इंटरप्राइजेस का वो गलत है और उन्होंने K9 इंटरप्राइजेस के हक में फैसला दिया। ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से अग्रीव होकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने वेरी रिसेंटली 3-4 दिनों पहले ये जजमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि 86A में एक्शन लेने के पहले ये जरूरी है कि प्री डिसीजनल पर्सनल हियरिंग दिया जाए जो भी कंसर्न टैक्स पेयर को, ताकि उसे मौका मिले वो समझने का कि उसके अगेंस्ट में ये एक्शन लिया जा रहा है और वो अपने आप को, अपने पक्ष को, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर पाए फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द टैक्स ऑफिसर। ऐसा करने से क्या होगा कि उसका बिजनेस हैम्पर नहीं होगा। अगर वो सही है देन ही विल एबल टू प्रूव इट, अगर वो गलत तो फिर एक्शन ले लीजिए। तो ये जरूरी है कि प्री डिसीजनल पीएच देना अनिवार्य है टैक्स पेयर को। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट 86A रूल 86A ऑफ द CGST रूल्स 2017। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी इस डिसीजन का फायदा मिल पाए। अगर उनके साथ भी ऐसा होता है तो दे कैन टेक एन एक्शन। कुछ कमेंट्स आपको चाहिए, कुछ क्वेरीज है, देन यू कैन आस्क मी और मैं डेफिनेटली आई विल कम बैक टू हेल्प यू आउट विद माय व्यूज ऑन योर क्वेरीज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ यू वांट टू हैव मोर अपडेट्स लाइक दिस, प्लीज मुझे फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें। एंड टिल देन बी कंप्लायंट, बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।